हमारी फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, दैट इज फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ये हमारी फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है। फोर्स होता क्या है, सबसे पहले हम फोर्स के ऊपर बात करेंगे, बिकॉज फोर्स और मोशन, मोशन मतलब मूवमेंट के लॉज के बारे में हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फोर्स के बारे में, तो सबसे पहले जब भी हम कभी किसी दरवाजे के बारे में सुनते हैं तो हम उसको खोलना चाहते हैं। तो जब भी हम उसे खोलना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, तो देखो दोनों चीज हो सकती है वैसे। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे बात करें कि जब हम दरवाजा खोल रहे हैं तो हो सकता है कि हम उसको पुश कर रहे हो, मतलब हम उसे धक्का दे रहे हो कि खुल जा। अभी जब हम उसे बंद कर रहे हो तो हम क्या करते हैं ना, जनरली कभी कभी भी आप अपने घर का दरवाजा खोलते हो तो क्या करते हो, पुश करते हो, है ना, उसे खोलते हो ऐसे प्रेशर लगाते हो, और जब बंद करते हो तो खींचते हो उसे, है ना। तो वही, जब हम उसे बंद करना चाहते हैं तो हम उसको पुल करते हैं। सो वेदर ओपनिंग और क्लोजिंग वी नीड टू अप्लाई सम एफर्ट। भले हम उसे ओपन करें या क्लोज करें, वो बात अलग है कि किसी चीज में पुश हो रहा है किसी चीज में पुल हो रहा है, इट डज नॉट मैटर। लेकिन हमें ये चीज समझनी चाहिए कि हमारा उसमें कुछ एफर्ट लग रहा है, और वो एफर्ट कुछ नहीं, फोर्स ही कहलाता है, ठीक है ना। तो फोर्स होता क्या है, तो फोर्स को आप ऐसा लिख सकते हो, पुश या पुल एक बॉडी पे फोर्स कहलाता है, ठीक है ना। पुश का एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे कोई भी स्विंग हो या कोई भी चेयर हो या कोई भी बॉल हो जिसको आप पुश कर रहे हो, ठीक है ना। और पुल के एग्जांपल जो भी हम कोई ड्रॉर जब खोलते हैं या कोई रस्सी, टग ऑफ वॉर वाली रस्सी वाली गेम नहीं होती उसमें, या फिर कभी सूटकेस को हम खींच के लाद के लेके जा रहे होते हैं, वो सब पुल के एग्जांपल है, ठीक है ना। बोलता है द डायरेक्शन इन विच वी पुश और पुल, हम जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लगा रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं पुश कर रहा हूँ या मैं पुल कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, तो या तो हो सकता है पुश करना हो या फिर पुल करना हो। ये बेटा डिपेंड करता है, अगर मैं उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन या कुछ डायरेक्शन के हिसाब से मैं पुश या पुल कर रहा हूँ तो वो मेरी फोर्स की डायरेक्शन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, इसको मैंने खींचा तो ये पुल हो गया। आप कहोगे भैया आपने सामने चेयर पुल करी हमारे सामने, बट मान लो इसकी 4 डायरेक्शंस हैं, तो मैंने इसको किस डायरेक्शन में खींचा, इस डायरेक्शन में खींचा, इस डायरेक्शन में खींचा, किस डायरेक्शन में, दैट इज जो भी फोर्स लगा है वो उसकी डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर जैसे मान लो हम अपना क्या कहते हैं, डोर को पुश कर रहे हैं हमारी बॉडी से दूर, जब भी आप कभी दरवाजा खोलते हो तो आप जिस डायरेक्शन में हो, क्या डायरेक्ट उस डायरेक्शन में दरवाजा खुल रहा है। अगर इस दरवाजे की हम बात करें सामने तो नहीं, अगर इसको मैं खोलूंगा तो मेरे से दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में खुल रहा है, तो इसमें फोर्स जो है ना वो दूर लग रहा है, ठीक है ना। और जब मैं किसी दरवाजे को अपनी तरफ खींच रहा हूँ, दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें फोर्स मेरी तरफ लग रहा है। तो फोर्स सिर्फ ये नहीं है कि एफर्ट लगा रहे हो, फोर्स में डायरेक्शन भी मैटर करती है भाई, कि किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, समझ रहे हो। यानी कि सबसे पहले हमने फोर्स में बात करी कि कोई भी चीज का पुश या पुल फोर्स कहलाता है, और वही पुश और पुल एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, उसी को हम उस फोर्स की डायरेक्शन कहते हैं। और जब भी आप कभी फोर्स लगाते हो तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने कोई एफर्ट लगाया, यू ऑलवेज टॉक अबाउट दैट देयर इज ऑलवेज अ डायरेक्शन, समझ रहे हो, डायरेक्शन में पुश और पुल करना, समझ रहे हो। हर रोज अगर हम एक्शंस देखें जिसमें फोर्स लगता है, तो कह रहा है लेट्स कनेक्ट द आइडिया ऑफ फोर्स विद थिंग्स वी डू डेली, जो हम रोजाना करते हैं। जैसे मान लो पुशिंग, हम फुटबॉल को किक कर रहे हैं, या शॉपिंग ट्रॉली होती है ना, उसको जैसे मान लो कभी बाहर जा रहे हो तो उसको खींच के नहीं, ऐसे मतलब खींच के मतलब उसको पुश कर रहे होते हैं, इधर उधर 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 लेके जा रहे होते हैं ऐसा। या फिर फुटबॉल को जब हम किक कर रहे हैं तो हम उसको पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, उसको हम पुश कर रहे हैं, दूर भगा रहे हैं अपने से ना, धक्का दे रहे हैं उसको। और पुल जब जैसे हम ड्रॉर है ना, या फिर मान लो जब कभी एकदम से बहुत ज्यादा पतंग खींचनी पड़ती है ना, तो वो है ना, वो चीज करना बेटा। लिफ्टिंग तो मतलब एक स्कूल का बैग लिफ्ट करना, या बॉक्स जो है ना फ्लोर से ना, तो उसमें क्या होता है, फोर्स लगता है ग्रेविटी के अगेंस्ट। अब देखो ये समझना बेटा, ध्यान से सुनना है मेरी बात। लिफ्टिंग अ स्कूल बैग, अगर आप अपना बैग उठा रहे हो या लाद रहे हो या फ्लोर से लाद रहे हो कुछ भी चीज, तो उसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं आगे या पीछे खींचूंगा तो ये जमीन से चिपका हुआ है, लेकिन अगर इसी को मैं हवा में ऊपर खींचूंगा तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो खींचने का फोर्स है, और वो किसके अगेंस्ट है, ग्रेविटी के अगेंस्ट है। ग्रेविटी के अगेंस्ट क्यों है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींचती है और मैं उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा हूँ, ठीक है ना। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग मतलब एक रबड़ बैंड को ऐसे स्ट्रेच करना है ना, स्प्रिंग की तरह, या ट्विस्टिंग करना बेटा, है ना। ट्विस्ट मतलब गीले कपड़ों को ऐसे यूं यूं यूं, है ना। हाँ, प्रेसिंग, प्रेसिंग जैसे मान लो कोई क्ले या चिकनी मिट्टी या कुछ भी चीज है जिसको आप अपने हाथ से प्रेस कर रहे हो ऐसे ना, तो ये सब चीजों में भी फोर्स लगता है ना, ठीक है। बोलता है इन ऑल दीज एक्शंस फोर्स इज इन्वॉल्व, इन सभी एक्शंस में फोर्स लगता है। दैट्स व्हाई वी से फोर्स इज एवरीवेयर इन आवर लाइफ, तो इसलिए हम कहते हैं कि फोर्स हर जगह है, हर एक एक कार्यक्रम में फोर्स लगता है। चलें आगे।
ये देखो पुश फोर्स दिखा रहा है, ये लेडी झूला जा रही है वो लड़की को, लड़के को, जिसको भी, या फिर आप देख रहे हो ये क्या कहते हैं, कुर्सी को धक्का मार रहे हैं, या फिर फुटबॉल की आप जब इसको शूट करोगे, यहाँ पे देखो जी क्या कहते हैं, ये मेरे भाई ये खींच रहे हैं रस्सी है, टग ऑफ वॉर है भाई ये, ठीक है। और ये ड्रॉर खींच, और ये हम यहाँ पे क्या खींच रहे हैं, बैग खींच रहे हैं, क्या कहते हैं इसे, सूटकेस कह लो इसको। चलो आओ आगे चलते हैं बेटा, ये सब पुश और पुल है, चलें आगे। नेचुरल फोर्स अराउंड अस, हमारे आसपास नेचुरल फोर्स हमारे आसपास। अब देखो हमने पुश और पुल की सारे केसेस समझ लिए, और ये भी समझा कि फोर्स में डायरेक्शन भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। और फिर हमने इसके बाद ये समझा, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारे आसपास ऐसे फोर्स जो नेचुरल है, मतलब हम नहीं उसे जनरेट करें। जैसे मैं ये अगर हिलाऊं ये सब, तो ये नेचुरल फोर्स नहीं है, ये एक तरीके से मेरे द्वारा इसको लगाया गया। तो फोर्स जो होते हैं ना, ऐसे जो ह्यूमंस के द्वारा नहीं लगाए जाते, नेचर खुद से भी फोर्स लगाता है। जैसे विंड फोर्स, कभी कभी हवा चलती है ना, हवा का बहना है ना, ड्राई लीव्स जो आप सूखी पत्ती देखते हो कभी कभी, या फिर पतंग उड़ पाती है, वो सब मेरे भाई नेचुरल फोर्स होता है। या स्टॉर्म फोर्स आ जाना है ना, जो स्ट्रॉन्ग हवाएं चल रही होती हैं, वो कभी कभी छत और झोपड़ी और छत उखाड़ देती है ना, वो सब बेटा। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता है। अब ये फोर्स जमीन पे जो लग रहा है, जमीन थोड़ी ना कुछ कोई खींच रही है कुछ है, पर हाँ ये है, ठीक है ना। जैसे एप्पल्स जो है वो ट्री से गिरा, तो यहाँ सारा सिलसिला आप शुरू हुआ आपका। बाकी बेटा मैग्नेटिक फोर्स, ये भी एक नेचुरल फोर्स है ना, चुंबक वाला। या इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना, जैसे वो टाट पे नहीं कर रहे होते, इससे क्या होता है, चार्ज हो जाता है एक मटेरियल। जैसे फॉर एग्जांपल स्केल लिया, उसको यूं घिसते रहे सर पे, या फिर कोई एक पर्टिकुलर जगह पे, तो उसमें क्या हुआ, उसमें पार्टिकल्स उसके चार्ज हो गए। तो जैसे ही वो अनचार्ज देखेगा ना किसी को, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये अनचार्ज है, तो कागज वागज लिया, वो अनचार्ज होंगे, तो वो उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो फोर्स लग गया उनके बीच में एक। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है एक तरीके से, समझ रहे हो। लेकिन हाँ, अगर दोनों ही चार्ज हो, मतलब दो गुब्बारे और मैंने दोनों को चार्ज कर दिया सर पे, एक गुब्बारा इधर, दोनों फिर दोनों को आपस में रिएक्ट कराने की कोशिश करी, तो वो रिपेल करते हैं क्योंकि दोनों चार्ज है। वाटर फोर्स, फ्लोइंग वाटर कैन पुश ऑब्जेक्ट्स अलोंग इट। पानी जब बहता है ना, सब जो अपनी नदियां होती हैं, जैसे जिनमें नदियां, जब नदियों से पानी फ्लो करता है, तो मेरे भाई उससे भी हो सकता है, समझ रहे हो। जैसे एग्जांपल, एक रिवर जो है ना, उसके अंदर जो करंट दौड़ रहा है, उसके अंदर वो कैरी कर रही है वुड्स, ठीक है ना। तो करंट मतलब वो मैं फ्लो की बात कर रहा हूँ, स्ट्रीम की बात, असली करंट नहीं बात कर रहा। जैसे वेव्स होती है ना सी में, वो पुश करती है ऑब्जेक्ट्स को शोर की तरफ, ठीक है ना। या फिर वाटर जो होता है ना, वो पुश करता है पेपर बोट को फॉरवर्ड, ठीक है ना। तो वो सारे फोर्स जो होते हैं ना, वो ह्यूमन एफर्ट से नहीं, प्रकृति से मिले, तो वो सारे हमारे अपने नेचुरल फोर्स होते हैं। बाकी बेसिक सी बात थी नेचुरल फोर्स के बारे में, चलो आगे चलते हैं। बाकी अब जो फोर्स है, ये हम समझ गए क्या होता है, पुश और पुल विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, तो फोर्स की डेफिनेशन बन गई, है ना। तो पॉइंट है कि जो फोर्स है ना, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, इफेक्ट क्या पड़ता है। व्हाट कैन फोर्स डू, फोर्स कर क्या सकता है, समझ रहे हो। तो फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई चीज है, और फोर्स उसको मूव करा सकता है ना। जैसे एग्जांपल, एक फुटबॉल रास्ते में पड़ी, आपने जाके लात मार दी, तो क्या हुआ, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था, किक कर दिया, मूवमेंट उसकी नजर आ रही है अब आपको, है ना। तो वो अपने आप से खुद से तो मूव हुई नहीं, जब आपने किक करा तब वो मूव हुई। तो बिना फोर्स के तो भैया फुटबॉल जो है ना, वो स्टिल वहीं पे रहेगी, है ना। तो ये चीज हो जाती है। दूसरा, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स जो होता है वो मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक देता है। मतलब फॉर एग्जांपल, सामने दोस्त खड़ा था, फुटबॉल किक मार के उसको दी, तो अब उसके पास बहुत तेजी से आ रही है, मूवमेंट कर रही है, और उसे रोकनी है, मतलब वो मूविंग स्टेट में है, और उसे स्टेशनरी स्टेट में लाना है या रेस्ट पोजीशन पे लाना है, तो वो मूव करेगी, तो वो ऐसा फोर्स लगाएगा जिससे वो उसको रोकेगा। तो जब वो फोर्स लगा के उसे रोकेगा, तो उस केस में बता सकते हो वो क्या करेगा, पुल करेगा या पुश करेगा। चलो क्या पता आगे हमें इसका जवाब मिले, इधर आओ। कहते हैं एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है, तो फोर्स जो होता है ना, वो उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करता है। जैसे क्रिकेट बॉल आपकी तरफ आ रही है, आप डर के भाग गए, नहीं, रोके, डर के नहीं भागे। या फिर आप जब उसे कैच करोगे, तो आप एक फोर्स लगा रहे हो उसके अगेंस्ट, ये फोर्स जो होता है ना, वो फाइनली बॉल को रोकता है और स्टॉप कर देता है। तो फोर्स मोशन को मूव भी करा सकता है, मतलब फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मूव हो सकता है, फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में तो स्टेशनरी पे रुक सकता है। तीसरा, फोर्स से भैया हम स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड में ध्यान दे सकते हैं। जैसे मतलब अगर एक फोर्स ऑलरेडी मूव कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है, तो हो सकता है आप उसकी स्पीड बढ़ा दो। जैसे मान लो
रेडी, आपने देखा कभी को ठेले वेले वाला बंदा जा रहा हो तो एक आध अंकल जो स्कूटर पे होते हैं वो उसके पीछे टांग लगा देंगे, है करते नहीं करते, जिससे क्या होगा कि उसको सपोर्ट मिल जाएगा। वो मोशन तो ऑलरेडी था उस ठेले वाले का, लेकिन जैसे अंकल ने हमने थोड़ा दबा के थोड़ा सा, वो क्या हुआ, ठेले की स्पीड तेज हो गई। तो मोशन जो है ना, हमने दूसरी वाली गाड़ी का क्या करा, हमने दूसरी वाली गाड़ी का स्पीड और बढ़ा दिया, यानी कि ऑलरेडी उसका मूविंग ऑब्जेक्ट था, तो हम या तो हम उसका मोशन और फास्ट कर सकते हैं या मोशन थोड़ा स्लो कर सकते हैं ना। मान लो कोई सांड भाग के आ रहा हो आपके टूवर्ड्स, और आप उसको ऐसे दो सिंग पकड़ के, मतलब आप अच्छे खासे हैवी बंदे हो और आपसे यूं करके रोक रहे हो, तेरी तो ज्यादा आगे आएगा ऐसे करके, फिर उसके थोड़े लार वार जल्दी से आपके शरीर पे गिर गए, समझ रहे हो, वो अलग चीज। तो ऐसे ऐसे आप उसे रोक रहे हो, ऐसे कि रुक, है ना, मतलब समझ रहे हो, फिर आपकी नींद खुल गई, चलो आगे। तो फोर्स कैन ईदर इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट की फोर्स हमारी स्पीड रोक कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है। ज्यादा कैसे करेगा, जैसे मान लो आप पैडल मार रहे हो, तो जो ज्यादा पैडल मारोगे तो ज्यादा क्या कहते हैं, साइकिल की स्पीड तेज होगी। या फिर मान लो फॉर एग्जांपल आप ब्रेक लगा रहे हो अपनी गाड़ी पे, तो आप फोर्स लगा रहे हो मोशन के अगेंस्ट, जिससे गाड़ी थोड़ी स्लो हो जाए, समझ रहे हो। तो फोर्स फास्ट और स्लो ऑब्जेक्ट को भी, जो भी मूव कर रहे हैं उनको भी कंट्रोल कर सकता है। फोर्स भैया डायरेक्शन बदल सकता है। डायरेक्शन कैसे, भाई बॉल यहाँ आ रही है, आपने एक फ्लिक करा, बॉल यहाँ चली गई, तो इस डायरेक्शन में आ रही थी, डायरेक्शन चेंज कर दिया आपने। तो अगर मान लो स्पीड सेम है, तब भी फोर्स अपने ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदल सकता है अलग अलग। जैसे मान लो आपकी तरफ सीधा आ रही है और आपने उसको किक करा साइड पे, तो बॉल जो टर्न हो जाएगी दूसरी डायरेक्शन में। या फिर फॉर एग्जांपल व्हेन यू टर्न अ हैंडल बार ऑफ अ बाइसाइकिल, यू अप्लाई अ फोर्स ऑन द व्हील, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ द साइकिल चेंजेस। होता नहीं ऐसे समझ रहे हो, पेडल मारते मारते डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। मतलब फोर्स की मदद से क्या क्या हो सकता है, रुकी हुई वस्तु मूव कर सकती है, तो मूव करती हुई रुक सकती है, उसकी स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, उसकी डायरेक्शन पे प्रभाव पड़ सकता है। आगे, फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है ना, वो किसी वस्तु का साइज और शेप भी चेंज कर सकता है, इफ इट इज पॉसिबल, अगर वो चीज हो पा रही है तो। जैसे एक रबर बैंड है, तो आप उसको स्ट्रेच करते हो तो क्या कर देते हो, आप उसका साइज बड़ा कर रहे हो रबर बैंड का, है ना, फिर लेडीज से उसको पीछे लगा लेती हैं ऐसे से। तो या फिर प्रेसिंग सॉफ्ट क्ले, वो चिकनी मिट्टी उसको आप प्रेस कर रहे हो, है ना, तो उससे क्या हो रहा है, शेप चेंज कर रहे हो आप। या ट्विस्ट करना वेट क्लॉथ को, गीले कपड़े को, ताकि उसका आप आकार बदल रहे हो बार बार, है ना, ताकि उसमें से सारा गीलापन बाहर निकल जाए, तो आप रीशेप कर रहे हो ऑब्जेक्ट। तो ये भी हम कर सकते हैं बेटा। अब रियल साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है फोर्स की, अब तो हम ये पढ़े कि पुश और पुल और उसके प्रभाव, है ना, ये प्रॉपर डेफिनेशन। बट क्या है, फोर्स एक एक्सटर्नल पुश है या पुल है। एक्सटर्नल समझ रहे हो ना, क्यों, अगर खुद से उसमें लग रहा होगा तो वो इंटरनल खुद से अपना फोर्स लग रहा है किसी भी चीज में, लेकिन हम फोर्स में एक्सटर्नल पुश करते हैं, एक्सटर्नल अपनी तरफ से कुछ पुश और पुल करते हैं, और वो अप्लाई करते हैं किसी वस्तु पे जो चेंज कर सकती है या फिर ट्राई कर सकती है उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने में। फॉर एग्जांपल रेस्ट में हो तो, या मोशन में हो तो, या उसकी स्पीड, डायरेक्शन और शेप करना है। बेटा ये डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। मतलब क्या है, फोर्स एक एक्सटर्नल पुश है या पुल है किसी भी वस्तु पे जब हम लगाते हैं, और उससे क्या होता है, उससे उस ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन है, अगर स्टेट ऑफ रेस्ट है तो वो चेंज हो जाएगी, या स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाएगी, या फिर उसकी स्पीड, डायरेक्शन या फिर शेप, जो भी चीज है वो चेंज हो जाएगी। कोई दिक्कत मेरे भाइयों, बेसिक सी बात है। चलें आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद फोर्स के बात करते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। मतलब बैलेंस फोर्स ऐसे फोर्स हैं जो कैंसिल आउट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। मतलब भाई जैसे एग्जांपल बताएगा कोई बैलेंस फोर्स के, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बिल्कुल सही। तो बैलेंस फोर्स ऐसे फोर्स हैं जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। मतलब जब दो फोर्स सेम ऑब्जेक्ट पे लग रहे हो सेम टाइम पे, तो उनका टोटल प्रभाव जो है वो नेट फोर्स कहलाता है, और अगर वो नेट फोर्स जीरो हो गया तो बैलेंस्ड फोर्स है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं हूं, अच्छा फोर्स आपको पता है किस में लगता है, ऐसा यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन होती है। तो जैसे मान लो मैं 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, सामने एक वस्तु है उस पे, और अपोजिट से कोई मुझे वो रोक रहा है 20 न्यूटन का फोर्स लगाने के लिए, और वो 19 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो किसकी तरफ डायरेक्शन जाएगी, मैं ज्यादा हैवी पड़ूंगा उस पे, एक फोर्स, 1 न्यूटन का फोर्स ज्यादा हैवी पड़ूंगा उस पे, तो मैं धीरे धीरे उसको आगे पुश करता जाऊंगा। लेकिन अगर उसका भी 20 का फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, तो उस केस में हम दोनों ताकत लगा रहे हैं, वो भी और मैं भी, ना चीज इधर जाएगी ना चीज इधर आएगी, दोनों वहीं पे खड़े रहेंगे, यानी कि ये कहलाता है नेट फोर्स। पहली बात, नेट फोर्स का मतलब समझना, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, मतलब जो भी टोटल प्रभाव पड़ रहा है, जब फोर्स लग रहा है एक वस्तु पे सेम टाइम पे, जो भी प्रभाव पड़ रहा है उसको नेट फोर्स कहते हैं। और जब भी जो प्रभाव पड़ रहा हो उस चीज पे वो जीरो हो, तो वो बैलेंस फोर्स होता है। समझ रहे हो, मतलब दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो जने हैं, आपस में फोर्स लगा रहे हैं इस चीज पर, ठीक है, इस पेन पे,
तो मान लो इस वाले का, लेफ्ट वाले का, इसका 20 न्यूटन का फोर्स है, इसका 10 का है, तो ये इसको ऐसे से पुश करता जाएगा, यानी कि इसका फोर्स ज्यादा है, तो ये नेट फोर्स आ गया। नेट फोर्स कितना होगा बता सकते हैं इस केस में? बहुत बढ़िया मेरे भाई, क्योंकि ये फोर्स 20 का दे रहा है, ये 10 का दे रहा है, दोनों को कैंसिल आउट करके नेट फोर्स जो है वो इधर जा रहा है। नेट फोर्स इधर जा रहा है कितने न्यूटन से? 10 न्यूटन से, क्योंकि भाई देखो 10 पे तो ये रोकने की कोशिश कर रहा है ना, और ये 20 का फोर्स लगा रहा है, तो ये सिर्फ 10 ही रोक पाएगा, बचा हुआ 10 ये पीछे उठता जाएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है ना। तो इस केस में हुआ क्या भैया, इस केस में ऑब्जेक्ट अपनी ना तो मोशन चेंज करेगा अगर मोशन में है, या जो भी स्टेट ऑफ मोशन है, अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, मूव जिस तरीके से कर रहा है उस तरीके से ही मूव करता रहेगा। कहने का मतलब है जिस स्टेट में है वही स्टेट में रहेगा, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगा, ऑलरेडी मूव कर रहा है तो वो उसी सेम स्पीड से मूव करता रहेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हुआ क्या, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑलरेडी मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, और ये हाथ आया, इसने 20 न्यूटन का फोर्स लगा के इसे धक्का देने की कोशिश करी, ठीक है ना। अच्छा, ये जो मूव कर रहा है वो 5 की स्पीड से कर रहा है, फॉर एग्जांपल 5 की स्पीड से कर रहा है मान लो, और इसने 20 का फोर्स लगाया जिससे इसकी स्पीड ज्यादा हो जाए, तो ज्यादा स्पीड हो गई, लेकिन दूसरा हाथ आया, उसने भी 20 का इसको लगाया, 20 का फोर्स लगाया, तो उस केस में वो 20 का फोर्स इसको रोक रहा है कि नहीं तू ज्यादा स्पीड नहीं करेगा, और ये कह रहा है नहीं मैं ज्यादा स्पीड करूंगा, तो वापस से वही स्पीड हो जाएगी जो पहले चल रही थी। क्यों? क्योंकि इसने तेज बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन उसने वापस उसको कैंसिल आउट कर दिया। तो कहने का मतलब है मूव तो वो अभी भी कर रहे होंगे, लेकिन जैसे पहले मूव कर रहे थे वैसे ही अभी मूव कर रहे होंगे बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बैलेंस फोर्स जो है ना, वो एक ऑब्जेक्ट को अगर वो मूव करना शुरू करना है तो वो नहीं करा सकते, कोई चीज को रोकना है वो नहीं करा सकते, किसी चीज की स्पीड डायरेक्शन बदलनी है वो सब आप कुछ नहीं करा सकते बैलेंस फोर्स के केस में, क्योंकि वो सेम सिचुएशन रह जाती है जो प्रेजेंट स्टेट चल रही हो बेटा, ठीक है ना। जैसे ये हैवी बॉक्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना, आप ग्राउंड पे हैवी बॉक्स देख रहे हो, तो शुरुआत में ये फ्रिक्शन लग रहा है, बाद में यहाँ से फ्रिक्शन लग रहा है, और ये भी जो भी फ्रिक्शन उनका एक्सर्ट हो रहा है ग्राउंड के द्वारा, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो नीचे की तरफ अगर जा रहा हो और ऊपर ग्राउंड से ऊपर की तरफ जो फोर्स निकल रहा हो, ठीक है ना। तो देखो समझते हैं इसको, कह रहा है कि फोर्स ऑफ पुश आपके हैंड, मान लो आपका जो हैंड है वो फोर्स ऑफ पुश है। फोर्स ऑफ पुश मतलब आप लोग पुश धक्का दे रहे हो, ठीक है ना, आप लोग पुश कर रहे हो, ठीक है ना, आप हैवी बॉक्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली इस तरीके से, मतलब अच्छा यहाँ से आप पुश कर रहे हो, मान लो यहाँ से आप खड़े हो, ठीक है ना, और आप इसे धक्का दे रहे हो, समझ रहे हो, इसे धक्का दे रहे हो आप। फिर दूसरा बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन का फोर्स पता है ना क्या होता है, बताओ वर्णिका, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? सरफेस वाला जो फोर्स होता है, हम नहीं लगा रहे, ये बात ध्यान, आप सब सही कह रहे हो। फ्रिक्शन फोर्स ऐसा होता है जो ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है, सबने ये चीज सही कही, लेकिन वो हम लगा नहीं रहे, कोई फ्रिक्शन का फोर्स हम नहीं लगाते। फ्रिक्शन फोर्स सरफेस पे नॉर्मली लगता है। अगर आप कहीं जैसे नए नए जूते लेते हो आप, तो आप बाहर जाते हो अपने बाहर कॉरिडोर पे जाते हो अपने, है ना, और वहां स्लाइड मारने की कोशिश करते हो, तो नए जूतों में स्लाइड मार पाते हो? नहीं। लेकिन वही जूते जब पुराने होते जाते हैं, पुराने थोड़े फिसलने टाइप होने लगता है, फिर आप स्लाइड मारो। या फिर घर में जब कभी गीला विला हो रखा हो या सफाई हो रखी हो, तो बचपन में आपने ये कोशिश जरूर की होगी, वहां पे जैसे मम्मी ने थोड़ा सा क्या कहते हैं सर्फ वर्फ डाला होगा, फिर जो आपने सफाई करी होगी ना, बढ़िया लेट लूट के, हैं गिर गिरा के, सबने करी होगी। तो वो जो हरकत करना है, उसमें क्या होता था, उसमें फ्रिक्शन, देखो फ्रिक्शन का मतलब समझो, फ्रिक्शन रोक रहा है, तो अगर ज्यादा फिसल रहे हो इसका मतलब फ्रिक्शन कम काम कर रहा है ना। जब हम कभी फुटबॉल मैच खेलने जाते हैं या फुटबॉल हम देखते हैं लोग खेल रहे होते हैं, तो उनके शूज के नीचे स्पाइक्स लगी हुई होती हैं, आप देखते हो, है ना। वो क्या करती है, क्योंकि जो मैदानी जो घास के मैदान होते हैं जहाँ वो खेलते हैं, वहां पानी होता है अच्छा खासा, मतलब पूरा रहता है, जहां पर वो उनका चांसेस बनता है कि वो फिसल जाएंगे, तो फिसलने से उनको स्पाइक्स मिलती है जो उन्हें फिसलने से रोकती है। जैसे सेम क्रिकेटर के भी जूतों के नीचे कील लगी हुई होती है जो उन्हें फिसलने से रोकती है, उनकी ग्रिप बनने में मदद करती है घास में। कभी भी आप घास के मैदान में खेलने जाओ, आप बहुत आराम से फिसल जाओगे, आपके जूतों में थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होगा भी ना नए नए जूतों में, तब भी स्टिल आप फिसलने पे मजबूर हो जाओगे जल्दी, क्योंकि थोड़ा पानी वानी रहता है ना, थोड़ा सा स्मूथ सरफेस रहता है, यानी कि फ्रिक्शन कम रहता है, और जब फ्रिक्शन कम होगा तो आपके पास ज्यादा चांस है गिरने का। तो कभी आपसे कोई पूछे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है या फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, तो जब भी आप कभी सरफेस पे देखो, आप स्लाइड या कोई चीज मूव कर रही हो और वो एक पर्टिकुलर टाइम बाद रुक जाती है, तो वो एक्चुअल में एक फोर्स लगा है, उस फोर्स की वजह से रुक जाती है, जो फोर्स कहलाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कोई दिक्कत है इस चीज में? कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, समझ में? अगर मान लो हमारे अर्थ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, तो मैं भी घूम रहा होता और ये सब चीजें घूम रही होती और आप भी घूम रहे होते, सब घूम घूम के पड़ रहे होते।
समझ रहे हो, ऐसी चीजें चल रही होती है, पता नहीं कहाँ टक्कर टुक्कर लग रही है, सब क्या हो रहा है, समझ रहे हो। तो बेटा अब देखो यहाँ से तो अपन फोर्स लगा रहे हैं, अब जब मैं इसे फोर्स लगाऊंगा तो जायज बात है कोई रोकने वाला है नहीं सामने, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो उसे रोकता है। आप कभी भी कोई भी सामान को जब ढकेलते हो तो कुछ ऐसे सामान होते हैं जो सरफेस से ऐसे चिपके हुए होते हैं जो नहीं धकेल धकेल पाते, हालांकि कोई ज्यादा भारी नहीं होते, नॉर्मल भारी होते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये है, इसको अभी इसके नीचे अगर मैं टायर्स नहीं लगाऊं और नॉर्मली ये जो सरफेस है उसी को अटैच रखूं जमीन से और फिर मैं इसे खींचूंगा, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। लेकिन वहीं मैं उसके नीचे पहिए लगा दूं तो क्या होगा, जल्दी मूव करेगा बड़े आराम से, ज्यादा फोर्स लगाना ही नहीं पड़ेगा। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। तो जब भी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एग्जांपल में हम पढ़ रहे हैं, सामने तो मैं यहाँ से पुश कर रहा हूँ इस बक्से को और दूसरी तरफ से कोई दूसरा रोक नहीं रहा उसको, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स चल लग रहा है वहां पे, वो एक फ्रिक्शन का फोर्स रोक रहा है उसको। और एक है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो वेट है बॉक्स का, बेटा ध्यान रखना, जो भी इस बक्से का वजन है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। समझ रहे हो, ये बात हम बहुत अच्छे से आगे जाके सेकंड टर्म में भी समझेंगे, जो ग्रेविटी की बात करेगा आगे जाके, क्योंकि अपना अगला चैप्टर ही ग्रेविटेशनल फोर्स है सेकंड टर्म में। अर्थ जो उसको बक्से को खींच रहा है ना उसको नीचे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। मैं समझाता हूँ, एक बक्सा रखा 5 किलो का और एक बक्सा रखा मैंने 10 किलो का। आप बताओ अगर मैं इसको एक फ्लोर से ऊपर गिराऊं, कौन सा जल्दी गिर जाएगा नीचे फर्श पे जल्दी? 10 किलो वाला, बिकॉज उसका वेट ज्यादा है, उसको ग्रेविटी ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, ज्यादा जल्दी खींच रही है, बिकॉज उसका वेट ऑब्जेक्ट का फोर्स ज्यादा लगेगा। इसका मतलब जितना वेट डिपेंड करता है उसकी उतनी ग्रेविटी पे। अगर मैं एक पन्नी हवा में उड़ा के ऐसे नॉर्मली छोड़ दूं तो आपको पता बहुत आराम से नीचे जाएगी, क्योंकि उसमें फोर्स वेट ज्यादा नहीं है, वेट ज्यादा नहीं है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा नहीं है। यानी कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो किस पे डिपेंड करती है? वेट के ऊपर, वजन के ऊपर। तो जो अर्थ है ना, वो उसका जितना ज्यादा वजन होगा वो उसको उस हिसाब से जमीन पे खींचेगी। तो जाहिर बात है बक्सा है, इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लगेगा ही। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता ही नहीं तो ये हवा में लहर रहा होता ना, है कि नहीं। और अगला फोर्स ऑफ रिएक्शन। फोर्स ऑफ रिएक्शन मतलब जो भी हमारा फोर्स जब हम लगाएंगे तो रिएक्शन क्या होगा, मतलब जो ग्राउंड है ना, देखो ये जो ग्राउंड है ये इसे ऊपर खींचने की अपवर्ड कोशिश देगा कि भैया ऊपर जा, अपवर्ड कोशिश देगा इसको, इक्वल फोर्स जो बैलेंस करेगा बॉक्स के वेट से। मतलब फॉर एग्जांपल इसका वजन 5 किलो का है, अगर मान लो इसका वजन 5 किलो का है तो ग्राउंड पे भी 5 किलो का फोर्स उसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जो ताकि वो इक्वल फोर्स बनाए। अगर मान लो फॉर एग्जांपल इसका सिर्फ 5 किलो फोर्स है और ग्राउंड पे जो रिएक्शन फोर्स है वो नहीं आ रहा, तो ये 5 किलो के हिसाब से नीचे जमीन में धंसता जाएगा। तो एक नीचे फोर्स होता है जो फोर्स ऑफ रिएक्शन है, जो ग्राउंड से लग रहा है एक तरीके से। तो ये 4 टाइप के फोर्स हैं, आपको ज्यादा कुछ समझना नहीं है इन पे, मेजरली 2 फोर्स समझ में आ गए, ठीक है। नहीं तो मैंने चारों समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये सारे फोर्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये सारे ही फोर्स के एग्जाम्पल है, हमें सिर्फ फोर्स के एग्जाम्पल पढ़ने थे, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल अगला, होल्डिंग अ सूटकेस इन हैंड। जब आप एक सूटकेस है उसको होल्ड करोगे अपने हाथों में, तो आप क्या कर रहे हो? सीधे खड़े हो स्टिल, है ना। और एक सूटकेस आपने एक हाथ में रख रखा है, तो क्या हो रहा है? तो एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, उसका वजन मान लो आपने हाथ में उठा रखा है तो पूरा कोशिश करेगा, वजन आपको महसूस होगा कि नहीं होगा? वो वजन एक्चुअल में किस वजह से हो रहा है? वो वजन इसलिए से नहीं, उसका वेट है, इस वजह से नहीं, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अगर मान लो उसका फॉर एग्जांपल उसके मास अगर मान लो 5 जो भी है 5 किलोग्राम है, फॉर एग्जांपल उसका मास 5 किलोग्राम है, और मैं किसी ऐसे अर्थ पे नहीं, मैं मान लो अर्थ एक ये कमरा है, इस कमरे में जैसे मान लो फॉर एग्जांपल नॉर्मल ग्रेविटी जितनी भी है उसकी डबल ग्रेविटी यहाँ पर है इस कमरे के अंदर। मतलब बाहर अगर आप एक बैग उठा रखे हो और जैसे आप इस बैग को अंदर लाओगे तो ग्रेविटी ज्यादा है तो उसका वेट ज्यादा लगेगा, अट्रैक्ट ज्यादा जल्दी करेगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि उसका मुझे वजन ज्यादा महसूस होगा, क्योंकि जमीन उसको ज्यादा तेजी से खींचने की कोशिश करेगी रेदर देन जब वो बाहर था। फॉर एग्जांपल वो बाहर 5 किलो का था तो अंदर आते ही मुझे वो 10 किलो का महसूस होने लग जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ना, ग्रेविटी। तो एक तो भैया जायज बात है, जब मैंने उसको पकड़ रखा है ऐसे सूटकेस को, तो उस टाइम पर जो जमीन पे वो खींचा जा रहा है, एक्चुअल में तो मैंने उसे होल्ड कर रखा है ऊपर, अगर मैं छोड़ दूंगा क्या होगा? जमीन पे गिरेगा। तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना, अर्थ ना उसको खींच रही है अपनी तरफ नीचे, वो ग्रेविटी कहलाता है। सूटकेस के पास वेट होता है तो ग्रेविटी उसको खींचती है। समझ रहे हो बेटा? ये आगे जाके हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स पे, यहीं से हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की शुरुआत होती है, ध्यान रखना।
और दूसरा आप क्या कर रहे हो, दूसरा आप उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हो। एक तो नीचे की तरफ लग रहा है, आपने उसको पकड़ रखा है हाथ में तो वो नीचे की तरफ जा रहा है, और दूसरा आप उसको अपवर्ड फोर्स खींच रहे हो, मतलब आप उसको खींच के खुद से फोर्स लगा रहे हो, उसको खींच रहे हो कि भैया तुझे नीचे नहीं गिरना, समझ रहे हो। तो आपका हाथ है उसको सपोर्ट कर रहा है सूटकेस को, वो अपवर्ड ऊपर की तरफ खींच रहा है कि भैया तूने नीचे नहीं गिरना, ठीक है ना। तो अपवर्ड जो फोर्स है ना वो रिएक्शन या सपोर्ट फोर्स है जो आप दे रहे हो। अगर मान लो आपने जो ऊपर जो खींचने का फोर्स दिया वो कम दिया तो सूटकेस गिर जाएगा। जैसे कोई बच्चे को हम बड़ा बैग नहीं पकड़ा देते, तो वो जो ज्यादा फोर्स मतलब ग्रेविटी, अब देखो समझो बक्सा बहुत बड़ा है, बच्चा उसे उठा नहीं पा रहा, छोटा बच्चा जिसको दे दिया, तो उसका जो वेट है ना वो किसकी तरफ खींचेगा, उसे जमीन की तरफ खींचेगा। और बच्चा जो उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, फॉर एग्जांपल नीचे जो फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन का लग रहा है, ऐसा अज्यूम कर लो, और बच्चा जो फोर्स लगा रहा है वो 3 न्यूटन का फोर्स लगा पा रहा है, ज्यादा नहीं लगा पा रहा। तो इस केस में क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा एक तरीके से, यही तो होगा, वो ऊपर नहीं खींच पाएगा। लेकिन अगर आपका फोर्स 7 न्यूटन का है तो न्यूटन के नेट फोर्स से ऊपर खींचने में आ जाएगा, समझ रहे हो। इफ योर अपवर्ड फोर्स बिकम कम तो सूटकेस गिर जाएगा, अगर आपका ऊपर खींचने का फोर्स ज्यादा है तो आप उसे आराम से उठा लोगे। तो बैलेंस इंपॉर्टेंट ज्यादा चीज है यहाँ पर। एक एग्जांपल है टग ऑफ वॉर, इसमें हम बात करते हैं, आ जाओ। तो बेटा टग ऑफ वॉर की बात करते हैं। दो टीम जो है ना वो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींचती है ना, ये देखो दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। अगर मान लो हम ये कहें कि दोनों जो खींच रही है वो बराबर स्ट्रेंथ से खींच रही है, तो टग ऑफ वॉर में ये यहीं पर रहेगा, ना तो वो लेफ्ट जाएगा ना राइट, क्योंकि दोनों का नेट फोर्स 0 बन रहा है। रिजल्ट रोप मूव नहीं करेगी और वो बैलेंस फोर्स दिखाएगी। लेकिन अगर एक टीम ज्यादा खींचे, ज्यादा तेज से खींचे, मतलब अनइक्वल फोर्स लग रहा है, तो रोप जो है ना वो उनकी डायरेक्शन में आ जाएगा, इट बिकम्स एन अनबैलेंस्ड फोर्स। विल स्टडी लेटर, जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे इन्होंने ज्यादा खींचा, अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये लोग जो है ना ये लोग 25 न्यूटन का फोर्स लगा रखे हैं और वो लोग भी 25 का लगा रखे हैं, लेकिन उनका एक बंदा कम हो गया, अब उनका 20 न्यूटन का फोर्स है, तो 5 न्यूटन से ये खींचते जाएंगे, तो ये बैलेंस्ड फोर्स नहीं हुआ, ये तो अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया, ठीक है ना। एक तो ये चीज, और दूसरी अगर मान लो इन्होंने एकदम से छोड़ दिया तो क्या होता है, दूसरी वाली टीम गिर जाती है। ऐसा क्यों? दूसरों वालों का तो देखो ग्रेविटी भी नहीं, बिना ग्रेविटी के भी एक्सप्लेन कर देंगे कि हाँ ग्रेविटी तो चलो गिर गए, वो एक सही है, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या ना कि यहाँ 0 फोर्स हो गया, छोड़ दिया सब लोगों ने, तो यहाँ हो गया अपना फोर्स 0, ये लोग छोड़ दिए, समझ रहे हो, और ये अपना 25 न्यूटन का फोर्स है। तो भाई ये लोग जो फोर्स लगा रहे हैं, खींचने का फोर्स लगा रहे हैं, सामने कोई है ही नहीं। और अगर मान लो आपको कोई चीज खींचनी है, मान लो ये है, इसको आपने इसको ऐसा समझ लो बहुत भारी है और आपने एकदम से बहुत अजम्पशन रखी, ऐसा पकड़ा और बहुत तेजी से खींच दिया, अब ये बहुत हल्की चीज थी, क्या होगा, आप गिर जाओगे, खींचते खींचते एकदम पीछे जा जाके गिर जाओगे, आपको बोलोगे किस बेवकूफ ने मुझे लल्लू बनाया, ये कहते हुए, समझ रहे हो बेटा, क्लियर है ना चीजें। उस केस में भाई सामने का कोई फोर्स ही नहीं है ना, और आपने जरूरत से ज्यादा फोर्स लगा दिया, आपका बैलेंस खराब हो जाएगा। एग्जाम्पल 4, जो हम बलून को प्रेस कर रहे हैं, और कहता है कि यू प्रेस अ बलून विद योर हैंड्स फ्रॉम बोथ साइड, आप अपने दोनों हाथ से बलून को प्रेस कर रहे हो, बोथ हैंड्स अप्लाई इक्वल फोर्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। तो आपने क्या करा, दोनों से सेम फोर्स लगा रहे हो दोनों तरफ से। बलून जो है ना वो क्या कर रहा है, ना तो लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा, बिकॉज फोर्स जो है ना वो बैलेंस्ड है। अगर आप देखो, जैसे मान लो कभी भी गुब्बारे को राइट साइड से ऐसे पुश करो, आप देखोगे लेफ्ट साइड थोड़ा फूलता हुआ जाएगा, या लेफ्ट साइड से थोड़ा पुश करोगे राइट साइड, लेकिन दोनों साइड से बराबर करोगे तो वो ना राइट जाएगा ना लेफ्ट जाएगा। क्या होगा, बोलता है जो शेप है ना बलून की वो चेंज हो जाएगी, इट बिकम्स फ्लैटर, इस तरीके से फ्लैटर होने लग जाएगा, समझ रहे हो, ना राइट जा रहा ना लेफ्ट जा रहा, फोर्स थोड़े इस तरफ जाने लगे ऊपर नीचे ना। इंपॉर्टेंट नोट, बैलेंस फोर्स जो होता है ना वो शेप चेंज कर सकता है, साइज चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट की, बट वो मोशन नहीं चेंज कर सकता। मतलब बैलेंस फोर्स जो है ना वो ध्यान रखना, किसी भी चीज का आकार या साइज बदल सकता है, जो हमने इस एग्जांपल से देखा, लेकिन उसका मोशन नहीं चेंज कर सकता। अनबैलेंस फोर्स की अगर हम बात करें, कहता देखो अनबैलेंस फोर्स मतलब जब नेट फोर्स 0 ना हो, मतलब किसी एक साइड से ज्यादा फोर्स लग रहा हो और दूसरी साइड से कम फोर्स हो, उस केस में जब आपका बैलेंस फोर्स है वो 0 नहीं आएगा, ठीक है ना, अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा। बैलेंस फोर्स जो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते थे, लेकिन अनबैलेंस फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, किसी एक का ज्यादा होगा किसी एक का कम होगा। इस केस में जो मोशन है ऑब्जेक्ट का, जो पहले अगर मान लो चेंज नहीं हो रहा था या उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही थी, वो चीज हो सकती है अब, ठीक है ना। तो आपको कह रहा है इस केस में क्या होगा, बॉडी जो है ना मूव करेगी या चेंज करेगी अपना मोशन। सो अनबैलेंस फोर्स जो है ना वो चेंज कर देते हैं द स्टेट ऑफ रेस्ट
और द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, बस इतना ही है। अगर हम प्रभाव की बात करें कि अनबैलेंस फोर्स से क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखो कोई रुकी हुई चीज है वो मूव करने लग जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज रुकी हुई है तो क्यों रुकी हुई है, कौन से फोर्स की वजह से रुकी हुई है, आप बताओगी? फॉर एग्जांपल मुझे किसी चीज को राइट ऐसे आगे धकेलना है, तो वो चीज अभी रुकी हुई है, स्टेशनरी पॉइंट पे है, तो वो रुकी हुई क्यों है? क्या उस पर कोई फोर्स लगा हुआ है अभी? हाँ बिल्कुल सही, उस पर लगा हुआ है अभी फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन अगर मान लो मैं उसको धक्का दिया या वो नहीं मूव कर पाई, फ्रिक्शन मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है, वो चीज नहीं मूव कर पाई या नहीं मैं उसे उठा पाया, तो इसका मतलब मेरा फोर्स कम है और दूसरा जो फोर्स है फ्रिक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स वो ज्यादा है। लेकिन अगर इसी केस में मैं क्या करूं, इसी केस में मैं सेम अगर इसको मैं मूव करा पा रहा हूं, तो इसका मतलब मेरा फोर्स ज्यादा है उस वस्तु से, फ्रिक्शनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उससे मेरा फोर्स ज्यादा है। ठीक है ना, तो इससे हम क्या करते हैं, अनबैलेंस फोर्स की वजह से हम किसी चीज को मूव करा सकते हैं, किसी चीज मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं ज्यादा फोर्स लगा के, या किसी चीज की स्पीड चेंज कर सकते हैं ज्यादा या कम फोर्स लगा के, या उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज जो पहले हैवियर बॉक्स आप देख रहे थे, हैवी बॉक्स को आप पुश कर रहे थे तो वो मूव नहीं करा था बिकॉज फ्रिक्शन और हमारा पुश दोनों बराबर था, तो उसमें वो मूव नहीं करा। लेकिन अगर मान लो हम उसे ज्यादा तेज पुश करेंगे तो हमारा पुश ज्यादा होगा फ्रिक्शन से, तो उस केस में वो जो बक्सा है वो मूव करने लग जाएगा आगे या पीछे किसी भी डायरेक्शन में, और वही फोर्स उस टाइम पे अनबैलेंस फोर्स होगा और बॉक्स जो है वो फाइनली मूव करने लग जाएगा। तो कहता है सो इवन अ हैवी ऑब्जेक्ट कैन मूव्ड व्हेन द अप्लाइड फोर्स बिकम ग्रेटर देन फ्रिक्शन। बेटा ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी बाइसाइकिल मोशन की अगर हम बात करें, पेडल मार रहे हो आप, तो आप जैसे ही आपका पेडल फोर्स, अगर पेडल का जो फोर्स है, फॉर एग्जांपल आप जैसे उसको पेडल कभी मारते हो तो आप देखते हो कभी कभी क्या होता है, भारी होता है, बड़ी पेडल लगता नहीं है कभी कभी, पर कभी गियर वाली साइकिल चलाई आप लोगों ने, गियर वाली साइकिल में क्या होता है कि ना अलग अलग गियर्स होते हैं। जैसे मान लो मैं पहाड़ पे चढ़ाई पे जा रहा हूँ तो अलग गियर मैं सेट कर सकता हूँ। अगर मैं ढलान पे आ रहा हूँ तो कभी कभी क्या होता है, आप कभी जो जिन्होंने नॉर्मल साइकिल भी चलाई होगी वो कभी ढलान से आ रहे होंगे ना, तो वो फोर्स मारते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ढलान पे जब फोर्स लगता ही नहीं है, अपने आप ही पहिए घूमने लग जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा होता है जब आप साइकिल चला रहे हो, फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन गियर वाली साइकिल इस चीज में आपको अलाउ करती है, क्या कि आप ढलान पे हो, अगर आप ज्यादा गियर बढ़ा लोगे ना तो आप उसकी साइकिल की स्पीड बहुत ज्यादा कर सकते हो, नॉर्मल साइकिल स्पीड से ज्यादा कर सकते हो। कैसे? कोई बंदा नॉर्मल चला रहा है, ढलान पे है वो, तो जैसे ही वो फोर्स मारेगा तो उसकी साइकिल बहुत आराम से मूव करने लग जाएगी, मतलब वो फोर्स पेडल पे बहुत आराम से लगेगा, इजी लगेगा। ढलान है ऑलरेडी, मोशन में हेल्प कर रहा है ना, ग्रेविटी या फिर डायरेक्शन स्लोप, तो ऑलरेडी फायदा मिल रहा है आपको। उस केस में आप पेडल भी मारते हो आसानी से लग जाता है। लेकिन वही चढ़ाई पे जब आप पेडल मारते हो तो वो पता है मुश्किल लगेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस केस में। तो जब आप ज्यादा फोर्स लगा रहे होते हो उस केस में और कम फोर्स वाला, तो गियर वाला फायदा क्या देता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप चढ़ाई पे जा रहे हो तो अब आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आप गियर कम कर लो, उससे क्या होगा, उससे आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। आपकी साइकिल स्लो मूव करेगी ऊपर, लेकिन आपका फोर्स जो है ना पेडल का वो कम लगेगा, आपको ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, साइकिल स्लो जाएगी, आराम से जाएगी, लेकिन आपको स्लो प्रेशर देना पड़ेगा। और सेम जब आप ढलान पे आ रहे हो तो आपको पता है आपका जो गियर मतलब आपका जो पेडल है ना वो फेल हो जाता है, अपने आप मूव करने लग जाता है। उस केस में आप क्या कर सकते हो, इस गियर को बढ़ा दो। गियर को जैसे आप बढ़ा दोगे ना उस केस में, तो क्या होगा, आपको ज्यादा फोर्स मारना पड़ जाएगा, नॉर्मली ज्यादा फोर्स मारना। और जब आपको लगेगा ज्यादा फोर्स मारना पड़ रहा है तो वो ढलान है, ढलान पे ऑलरेडी फोर्स लग ही नहीं रहा, तो आपको ज्यादा फोर्स मारने के लिए अलाउ करेगा। और जब ज्यादा फोर्स और मारोगे तो आपकी साइकिल की स्पीड तेज जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी नीचे आ रही है स्पीड, अपने आप ही तेज है, और उस पर आपको अलाउ भी कर रहा है पेडल मारने को, तो वो और ज्यादा तेज होने लग रहा है। तो मेरे भाइयों ये कुछ फायदे होते हैं, ठीक है ना, गियर वाले में नॉर्मली। बाकी जब आप पेडल करते हो तो अगर आपका पेडल, जैसे मान लो मैं पेडल मार रहा हूँ और नहीं लग रहा हो, फॉर एग्जांपल चढ़ाई पे जा रहा हूँ नहीं लग रहा, तो मैं पेडल मार नहीं पाऊंगा और साइकिल मूव नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर मेरा पेडलिंग फोर्स ज्यादा है, फ्रिक्शन से या एयर जो रेजिस्ट कर रही है उसे रोक रही है, तो साइकिल मूव करेगी। लेकिन अगर मैं पेडल मारना रोक दूंगा तो जो फ्रिक्शन है ना और एयर रेजिस्टेंस है, जो एयर मुझे रोक रही है आगे बढ़ने से, या जो फ्रिक्शन मुझे आगे जाने से रोक रही है, टायर्स को रोक रही है, वो मुझे बैकवर्ड मूव करने के लिए कहेंगे, मतलब वो मुझे रोकने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो मैंने 4-5 बार पेडलिंग करी और चल रही है साइकिल, आपको पता है एक बार रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगने लग जाएगा उस पर,
ठीक है ना, और दूसरा हवा रोकने लग जाएगी, क्योंकि हवा अगर इस डायरेक्शन में आ रही कैसे भी डायरेक्शन, वो आपको रोकने की कोशिश करेगी ना। तो क्या कहता है, नो फॉरवर्ड फोर्स रिमेन्स, और उसमें आप फॉरवर्ड फोर्स नहीं मार पाओगे, साइकिल जो है धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगी, रुक जाएगी। समझ रहे हो कि आइडिया क्या है? अगर आपको सेम स्पीड रखनी है तो आपको पेडलिंग करते रहनी पड़ेगी, ताकि बैलेंस ऑफ फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस बचती रहे। लेकिन अगर मान लो कोई फ्रिक्शन ही ना हो और हवा भी ना रोके, तो बाईसाइकिल जो है ना, वो अगर आप पेडलिंग मारना भी रोक दोगे ना, तो तब भी वो मूव करती रहेगी, अगर हवा में फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस ना हो, हवा ना रोके। मतलब मैंने पेडल मारा, 2 बार पेडल मारा, वो उसी जितनी पहली बार चली उतनी चलती जा रही है। क्यों? क्योंकि रोकने के लिए कोई फोर्स ही नहीं लग रहा ना। तो ये रिलेटेड है न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, ठीक है ना। लेकिन रियल लाइफ में हमें पता है कि रेजिस्टेंस और एक्शन फोर्स दोनों ही होते हैं बेटा, ठीक है। बाकी गैलीलियोस का आइडिया क्या है, इनका थॉट क्या है, कहता है अगर कोई फोर्स नहीं होता किसी भी मूविंग बॉडी पे, तो कोई भी कंटिन्यूइंग मूविंग फॉरएवर इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर मान लो कहीं पे फोर्स ही नहीं लगता किसी मूविंग बॉडी पे, तो वो कंटिन्यू मूव करती रहती कोई भी चीज। इन रियल लाइफ ऑब्जेक्ट रुक जाते हैं फोर्स फ्रिक्शन की वजह से। जैसे मान लो फ्रिक्शन फोर्स होता ही नहीं, हम पेडल मारते और क्या होता, साइकिल चलती रहती, कभी रुकती ही नहीं, चलती चलती में उतरना पड़ता। मान लो अगर आपने ज्यादा पेडल मार दिए तो बहुत ज्यादा तेज जाएगी, फिर आप पहले तो गिर गिरा के उतरोगे और वो चलती जाएगी, फिर घर वाले बोलेंगे बेटा जाने दो उसको, नहीं लाके दे दूंगा। ऐसा ही तो होगा, और क्या करोगे आप, क्योंकि आपको पता है फ्रिक्शन है ही नहीं। फिर वैसी एडवर्टीजमेंट आती कि ये लीजिए ये वाली गाड़ी, इसमें कम फ्रिक्शन है, मतलब इसमें थोड़ा फ्रिक्शन अलग से मिल जाएगा, ऐसा ऐसा समझ। बॉल जो रोल करती है ग्राउंड पे, वो आपको फ्रिक्शन दिखाती है। अगर मान लो फ्रिक्शन ही नहीं होता तो बॉल मूव करती रहती, लेकिन हमें पता है कि वो रुक जाती है, ठीक है ना। लेकिन ये अनबैलेंस्ड अपोजिंग फोर्स कहलाता है, ठीक है ना।